हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रंगमंच इंस्टीट्यूट में। लास्ट क्लास में हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा था। एनिमल हस्बेंड्री तो जिसमें हमने देखा था कि पशुओं का पालन करने का क्या उद्देश्य था। तो पशुओं के पालन करने का उद्देश्य था भोजन प्राप्ति। उसके बाद हमने पशुओं के पालन संबंधित परिभाषा देखी थी और परिभाषा के बाद उनसे संबंधित टर्मिनोलॉजी देखी थी। टर्मिनोलॉजी में हमने 11 टर्म को पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो 12वां टर्म था वो था कास्टिंग। कास्टिंग अब कास्टिंग में देखते हैं हम क्या है कास्टिंग में। तो कास्टिंग में जैसे पशुओं को दवाई देने, खुर काटने या विभिन्न क्रियाओं जैसे इंजेक्शन देने के लिए पशुओं को जमीन पर दाईं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। तो पशुओं को दवाई देने या इंजेक्शन या खुर काटने या सींग रोदन के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? जमीन पर दाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। जमीन पर दाईं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। अब पशुओं को कास्टिंग क्रिया में दाईं तरफ ही क्यों गिराया जाता है? तो दाईं तरफ गिराने का कारण है कि पशुओं के जो बाईं तरफ जो है आमाशय होता है। तो अगर पशु को बाईं तरफ गिराएंगे तो पशु के आफरा आ जाएगा। इसलिए पशु को हमेशा दाईं तरफ गिराया जाता है। तो दवाई देने, इंजेक्शन देने, खुर काटने और सिंग रोदन के लिए पशु को दाईं तरफ गिराना कास्टिंग कहलाता है। अब कास्टिंग की दो विधियां हैं। पहला है र्यूप विधि। पहला जो मेथड है र्यूप और दूसरा विधि है वो है बुरलेज विधि। तो कास्टिंग क्या है? दवाई देने या इंजेक्शन देने, खुर काटने या सिंग रोदन हेतु पशुओं को जमीन पर दाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग। अब कास्टिंग की क्रिया दाईं तरफ ही गिरा क्यों की जाती है? क्योंकि पशु की बाईं तरफ अमाशय होने के कारण उसे आफरा आने का खतरा होता है। अब कास्टिंग की दो क्रियाएं हैं, पहले र्यूप विधि, दूसरी बुरलेज विधि। इसके बाद अगला जो टर्म आता है, अगला टर्म कौन सा है कास्टिंग के बाद? ब्रॉयलर। तो तीन शब्द हैं, तीनों एक साथ देते हैं, ब्रॉयलर, लेयर एंड रोस्टर। तेरह नंबर का है ब्रॉयलर। चौथे नंबर पे आता है रोस्टर्स। और 15वें आता है लेयर्स। तो ब्रॉयलर क्या है? मांस, ब्रॉयलर में होता है मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनको हम ब्रॉयलर कहते हैं। और लेस्टर में भी हम मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालते हैं। और लेयर्स में आता है अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। डिफरेंट देखें,
ब्रॉयलर में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनकी आयु होती है 6 से 8 वर्ष। 6 से 8 वर्ष। वर्ष नहीं, सप्ताह। तो ब्रॉयलर में जो मुर्गी पाली जाती है उनकी जो आयु होती है 6 से 8 सप्ताह होती है। लेकिन रोस्टर में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उसकी आयु होती है 9 से 12 सप्ताह। और लेयर्स में जो मुर्गी आती है वो अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां आती हैं। तो इसमें ले सकते हैं हम ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गी। तो मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गी ब्रॉयलर्स कहलाती है, जिनकी आयु कितनी होती है 6 से 8 सप्ताह। अब इनमें एक सबसे कॉमन बात है कि 6 जो माह की मुर्गियाँ होती हैं उनको मांस उत्पादन के लिए खरीदना सबसे उपयुक्त होता है। तो क्या आता है इसमें, जो 6 सप्ताह के चूजे होते हैं उनको, अगर किसी को मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर मुर्गी खरीदनी है तो वो 6 सप्ताह ही खरीदना ही उपयुक्त होता है, क्योंकि 6 सप्ताह में इसका वजन होता है 1.5 kg, जो सबसे ज़्यादा होता है 6 सप्ताह की उम्र में। तो ब्रॉयलर जो है मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां, उपयुक्त उम्र होती है 6 से 8 सप्ताह। चूजे खरीदने की सबसे उपयुक्त उम्र होती है 6 सप्ताह, जिस टाइम चूजे वजन होता है 1.5 kg। इसके बाद अगला आता है रोस्टर्स। अब रोस्टर भी क्या है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गी है ये भी। इसमें फर्क कितना होता है कि इसका जो मुर्गियां होती हैं वो होती है 9 से 12 सप्ताह, इसमें 6 से 8 सप्ताह। दोनों काम क्या है, मांस उत्पादन। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं मांस उत्पादन हेतु। अगला आता है लेयर्स। लेयर्स क्या है, लेयर्स जो है वो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां हैं। अंडे उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गी। तो लेयर्स में आता है जो मुर्गियां अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उन मुर्गियों को हम क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। अब लेयर्स में क्या है, जो मुर्गी होती है अंडे उत्पादन के लायक कब होते हैं, उत्पादन कब शुरू होता है, तो 5 से 6 माह के बाद, 5 से 6 माह बाद क्या हो जाता है, अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। तो लेयर्स मुर्गी जो है अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियों को हम लेयर्स बोलते हैं। अब 5 से 6 माह के बाद अंडा उत्पादन ये प्रारंभ करती हैं। अब मुर्गियों में एक कॉमन पॉइंट आता है कि 72वें सप्ताह बाद क्या होता है, मुर्गियां अंडा देना क्या कर देती हैं, देना बंद कर देती हैं। अब जो मुर्गियां 72वें सप्ताह बाद अंडा देना बंद कर देते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। ब्रूडी हैन के नाम से उनको जानते हैं। जो मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं उनको बोलते हैं हम ब्रूडी हैन कहते हैं। तो
फर्स्ट जो टर्म था हमारा आज का, पहला था कास्टिंग। कास्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म था ब्रॉयलर। ब्रॉयलर के बाद लेयर्स। ब्रॉयलर के बाद रोस्टर था। रोस्टर के बाद लेयर्स था। इसके बाद अगला जो टर्म आता है हमारा ग्रोअर मैनेजमेंट। तो ग्रोअर मैनेजमेंट में देखते हैं हम क्या है। ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट में क्या है, जब चूजे 8 सप्ताह के होते हैं, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का टर्म है। तो चूजे जब 8 सप्ताह के होते हैं, 8 सप्ताह से लेकर जब उनका प्रोडक्शन पीरियड होता है, प्रोडक्शन समय होता है, तब तक के उनके पालन पोषण को क्या कहते हैं, ग्रोअर मैनेजमेंट। तो चूजों के 8 सप्ताह से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को हम ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें आता है चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक पालन पोषण को ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। तो चूजों के 8 सप्ताह की आयु से और उसके उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को हम बोल रहे हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। इसके बाद अगला टर्म आता है टीजर बुल। चौथा टर्म है टीजर बुल। क्या होता है टीजर बुल, देखते हैं। टीजर बुल क्या है, जो नसबंदीकृत जो सांड होता है हम उसको टीजर बुल कहते हैं। अब टीजर बुल जो नसबंदीकृत सांड है उसको बोल रहे हैं, इसका पर्पज क्या है। तो टीजर बुल हम नसबंदी क्यों करते हैं पशु की, तो उसकी नसबंदी कारण है मादा पशु की मध्यकाल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का यूज करते हैं। नसबंदीकृत सांड का यूज किस लिए करते हैं, मादा पशु के मध्यकाल का पता लगाने के लिए। तो नसबंदीकृत टीजर बुल किसे कह रहे हैं, नसबंदीकृत नर सांड को हम टीजर बुल बोल रहे हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, टीजर बुल का उद्देश्य क्या है। तो टीजर बुल का उद्देश्य देखें तो मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाना। पता लगाने हेतु मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने हेतु टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला टर्म आता है डंप पेल। डंप पेल या डम्ड पेल, डंप पेल या डम्ड पेल।
क्या है डम्ड पेल? डम्ड पेल जो एक बर्तन होता है दूध निकालने का, दूध निकालने का एक बर्तन होता है। मतलब ये इस तरह का उपकरण होता है या बर्तन होता है जिसका मुंह सकरा होता है, जैसे कड़छिया टाइप का होता है। तो उसमें मुंह सकड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि किसी कारण से जो दूध आने वाला बर्तन होए वो ढुला जाए, तो उसका जो दूध है पात्र का वो एक साथ बर्तन से बाहर ना आए, फैले नहीं, इसलिए उसका डंप पेल का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। तो दूध में आने हेतु जो काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी को हम बोल रहे हैं डम्ड पेल बोल रहे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टर्म आता है वो आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग, तो देखें ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग क्या है, पशुओं के जो बाल होते हैं उन बालों में, मतलब ग्रूमिंग पशुओं को बालों को साफ करने के लिए यंत्र, मतलब कंघी टाइप में होता है, जिससे क्या है उनको पशुओं के बालों में जो संक्रमण हो जाता है ना, उससे उसके लिए किया जाता है। तो पशु के बाल या त्वचा में क्या है, ब्रश से साफ करने को हम ग्रूमिंग बोलते हैं। देखते हैं ग्रूमिंग क्या है। अगला जो टर्म है हमारा 19 ग्रूमिंग। देखते हैं ग्रूमिंग क्या है 19वां। ग्रूमिंग को हम एक नाम और देते हैं खुरारा। तो इसमें क्या है, पशु के बाल हुआ, त्वचा हुई, उनको ब्रश से साफ करने की क्रिया है ग्रूमिंग या खुरारा कहलाती है। अब ये क्रिया क्यों की जाती है, तो ये क्रिया करने का उद्देश्य है पशुओं में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए। तो पशु में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, परजीवी संक्रमण को कम करने के लिए, एंड क्लियर मिल्क प्रोडक्शन, स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं पशु के बालों व त्वचा को, पशु के बालों व त्वचा को साफ करना, साफ करने को ही ग्रूमिंग या खुरहरा कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है ग्रूमिंग का, ग्रूमिंग या खुरहरा उद्देश्य देखें तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने के लिए, दूसरा परजीवी संक्रमण से बचने के लिए,
स्वच्छ स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए ग्रूमिंग की पर्पज है। इसके बाद देखें ग्रूमिंग पहले क्या था, पशुओं के बालों त्वचा को साफ करना ग्रूमिंग या खुरहरा। पर्पज इसकी है रक्त संचार बढ़ाना, परजीवी संक्रमण से बचने के लिए और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए। अगला जो यंत्र आता है, अगला जो टर्म आता है 20वें नंबर का, वो आता है ग्रिड। ग्रिड जो क्रिया है मुर्गियों में की जाती है। अब क्या है, मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए मुर्गियों को जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं, बच्चों को खिलाए जाते हैं, उनको हम ग्रिड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे 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 टुकड़े खिलाए जाते हैं, ग्रिड कहलाते हैं। तो जो मुर्गियों की पाचन शक्ति है उसको ठीक बना रखने के लिए पशुओं को, मुर्गियों को जो छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े खिलाए जाते हैं उनको हम ग्रिड बोल रहे हैं। इसके बाद अगला जो यंत्र आता है, टर्म आता है, वो है 21वें नंबर का कैथीटर। कैथीटर कैथीटर होता है पशुओं का जो पेशाब है उसे बाहर निकालने का जो यंत्र होता है उसको हम कैथीटर बोलते हैं। पशुओं के पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र क्या है, कैथीटर। इसके बाद अगला जो टर्म आता है इससे संबंधित वो है बुलक। बुलक क्या है, बुलक जो है 22वें नंबर का, ये होता है बधियाकृत नर पशु। बधियाकृत नर पशु, बधियाकृत नर पशु को हम क्या बोलते हैं, बुलक बोलते हैं। तो टोटल ई टर्म थे 22। अब बधियाकृत नर पशु का उपयोग हम शायद पहले भी देख चुके हैं। तो बधियाकृत नर पशु का जो उपयोग होता है, बधियाकृत नर पशु है बुलक, तो इसका यूज होता है अधिक मांस उत्पादन और कृषि कार्य हेतु। बधियाकृत नर पशु बुलक था हमारा 22वां टर्म। बधियाकृत नर पशु को क्या बोलते हैं,
बुलक बोलते हैं। इसका उद्देश्य देखें हम, इसका उद्देश्य होता है अधिक मांस उत्पादन। साथ ही साथ इसका हम कृषि पर्पज में कृषि पर्पज से यूज करते हैं, कृषि कार्य हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है वध्यकृत नर पशु बुलक, जिसका मांस उत्पादन और कृषि कार्य में यूज किया जाता है। टोटल 22 टर्म थे। इसके अलावा कोई और भी टर्म होगा तो वो भी करा दिया जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पशुओं का चयन या वर्ण, जो हमारे अगली क्लास में रहेगा। आज के लिए इतना ही।